बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बड़े दुखी दिल के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो कल जो मैंने रात को कुछ फितना खान के स्टेटमेंट सुने, जिससे पूरी कौम जो है उसको अफसोस भी है, पूरी कौम ने उस चीज़ का बहुत नोटिस भी लिया है। एक लहर है गुस्से की लोगों, और बिल्कुल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि एक बोर्ड बनाए दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, स्पेशलिस्ट का, जो इमरान खान का दिमागी मुआयना करें, नफ्सियाती मुआयना करें, क्योंकि उनकी जो उनका दिमागी मर्ज जो है, जो अब पागलपन की आखिरी स्टेज पर है, ऐसे शख्स का पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं है, जिसका वो बार बार मुजाहरा कर चुके हैं। मैंने इक़्तिदार की खातिर किसी भी शख्स को कभी इतना डेस्परेट होते नहीं देखा जितनी डेस्परेशन का शिकार ये शख्स है। और वो उस इक़्तिदार के चले जाने पर इतना होशो हवास खो बैठा है, जो इक़्तिदार उसका कभी था ही नहीं। उस कुर्सी के चले जाने पर वो इतना दिल गिरफ्ता है, उसके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी चोट लगी है, जो कुर्सी उसकी कभी थी नहीं, जो मैंडेट उसका कभी था ही नहीं। वो मैंडेट उसने जो अवाम से छीना था, वो ही मैंडेट, और उसने गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर सियासी तरीके से वो मैंडेट अवाम से छीना था। तो आज वही मैंडेट अवाम ने आईनी तरीके से उससे वापस छीन लिया। तो जिस मैंडेट का वो सोग मना रहे हैं, जिस कुर्सी के सोग में वो हलकान हुए जा रहे हैं, जिस इक़्तिदार के खो जाने पर वो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, वो इक़्तिदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं। वो छीना हुआ मैंडेट था, वो जाली मैंडेट था। और ये पहला शख्स है जो इक़्तिदार के पहले 30 दिनों में बुरी तरह नाकाम हुआ, और इक़्तिदार से निकल जाने के बाद, अपोजिशन में आने के बाद भी ये पहला शख्स है जो बुरी तरह 30 दिन में बेनकाब हुआ और नाकाम हुआ। और उस नाकामी का जो बदला है, आज वो रियासत पाकिस्तान से लेने पर तुला बैठा है। उस नाकामी का मलबा वो आज हमारे मुल्क, मेरे मुल्क, आपके मुल्क पाकिस्तान पर डालने को तैयार है। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूं कि कभी आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए? कभी आप ये कहते हैं, आपके मुंह में खाक, कि आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के, अल्लाह ना करे, मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे? तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है, या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है, इसराइल, ये उसका एजेंडा है? आज मैं ये कहने पे मजबूर हो गई, मैं साजिशी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करती, लेकिन पहले कश्मीर के 3 टुकड़ों का एक शोशा छोड़ा, और आज कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियां देकर लोगों ने आजाद कराया था? आज आपने उन सब कुर्बानियों की तौहीन की है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का कभी कोई जरा सा भी नुकसान हो, इंशाअल्लाह नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे, बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, बड़ी गहरी बात है ये कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या क्या कुर्बानियां उन्होंने नहीं दी। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की मिसाल आप ले लें। 3 दफा
नवाज शरीफ साहब इक्तदार से निकाले गए। एक दफा तो अभी जो लास्ट टाइम है वो पूरी दुनिया को याद है, एक एक्सपायर्ड इकामे पर निकाले गए इक्तदार से। उन्होंने 2 दफा जलावतनी बर्दाश्त की, एक जलावतनी जो सऊदी अरब में थी जब मुशर्रफ था, और दूसरी जलावतनी जो अब हैं वो उनको अपने वतन से दूर है वो अभी भी। उम्र कैद की सजाएं सुनी, जो अटक किला है उसके जंदानों में उनको फेंका गया, उनके हाथों में हथकड़ी डालकर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हथकड़ी डालकर उसके हाथों को जहाज की सीट से बांधा गया। उसकी बीवी की वफात हो गई, जेल में वो था। उसकी बेटी को उसकी नजरों के सामने गिरफ्तार कर लिया, उसकी बेटी को डेथ सेल में फेंका। उसकी मां की वफात हो गई, अभी वो दियारे गैर में था। लेकिन हर चीज के ऊपर नवाज शरीफ की हर जुल्म को सहकर एक ही आवाज आई, और वो आवाज थी पाकिस्तान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी पे आप आ जाएं, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुए, बेनजीर भुट्टो अपनी जान से गईं, उनकी शहादत हुई, लेकिन क्या आवाज आई? पाकिस्तान खपे। एएनपी के साथ क्या ज्यादतियां नहीं हुई, उन्होंने भी अपनी जानों के नजराने दिए, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने यह नहीं कहा कि मुल्क के खुदा न खास्ता टुकड़े हो जाएंगे। सबकी एक ही आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान खपे। आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक्तदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक्तदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? मेरा इक्तदार हो तो पाकिस्तान खपे, मेरा इक्तदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना खपे? यह है आपकी सियासत? तुफ है आप पर। आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के बारे में यह बात करने की? और पाकिस्तान जो है उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, सियासतदानों ने, जिला वतनियां बर्दाश्त की हैं, फांसियां बर्दाश्त की हैं, उम्र कैद बर्दाश्त की है, अपने प्यारों की मौत बर्दाश्त की है, उनकी खालें उधेड़ी गईं, उनको जिंदानों में फेंका गया, उनकी चमड़ियां उधेड़ी गईं, उनके सामने उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या आवाज आई? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि वो जिद्दोजहद जो थी वो पाकिस्तान के लिए थी, अपनी जात के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नहीं थी। और अभी तो इमरान खान साहब को तो हाथ ही नहीं लगे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा अपना सामान उठाकर बनी गाला पहुंच गए, उनको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। और अभी जिसको अपने आप को जो इनकलाबी लीडर, जिहादी लीडर कह रहा था, वो अब जमानती लीडर है। अभी मुझे कोर्ट में इतला मिली है कि उनको राहदारी जमानत मिल गई है। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि मुझे राहदारी की जमानत मिलेगी कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा तो तब मैं आऊंगा, वरना मैं पेशावर में छुप के बैठा हूं। पेशावर के वजीर आला हाउस में अवाम का खून चूस रहा हूं, अवाम के वसाइल पर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल पर जोक बन के बैठा है। ये होते हैं लीडर? लीडर अवाम को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। लीडर मुल्क को जोड़ते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते। और फिर आपने कहा कि जो पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम है, उसको डी न्यूक्लियराइज करने की बात की, उसके रोल बैक की बात की। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बात उन्होंने आज पहली मर्तबा नहीं की, ये उन्होंने इक्तदार में रहते हुए 21 जून 2021 में को प्राइम मिनिस्टर हाउस में HBO के जो नुमाइंदा था जॉनथन, उसको इंटरव्यू देते हुए कही कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। और आज जब आपका इक्तदार चला गया तो आपने डी न्यूक्लियराइजेशन की बातें शुरू कर दी। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान का क्या हक है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात करे? उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है उस एटॉमिक प्रोग्राम के अंदर? जब वो एटॉमिक प्रोग्राम का, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने देखा था, जब उन्होंने वो इरादा किया
تو عمران خان بیرون ملک عیاشی کر رہا تھا، اور اس کے بعد جب نواز شریف نے 98 میں وہ دھماکے کیے اور پاکستان کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹامک پاور بنا دیا، ایٹمی طاقت بنا دیا، تو تب بھی عمران خان بیرون ملک عیاشی کر رہا تھا۔ اچانک ایک دن سو کے اٹھے ہوں گے برطانیہ میں تو پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جس ایٹمی پاکستان کے لیے سیاستدانوں نے قربانی دی، ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی، اس کی قیمت سیاسی چکائی، نواز شریف نے قربانی دی، اس کی سیاسی قیمت چکائی، اور اس کے بعد افواج پاکستان نے قربانیاں دیں، پاکستان کے سائنٹسٹ نے قربانیاں دیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس ایٹامک پروگرام کے بارے میں آج زبان بھی کھولیں، اپنی گندی زبان سے پاکستان کا اور ایٹامک پروگرام کا نام بھی لیں؟ اور پھر کہا کہ فوج صحیح فیصلے کرے ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ہم نے بھی افواج پاکستان پہ تنقید کی ہے، لیکن صرف تنقید مثبت کی ہے، اس لیے کی ہے کہ اگر کوئی لائن کراس ہو رہی تھی تو اس کی نشاندہی کی ہے تاکہ ان پر انگلیاں نہ اٹھیں، اپنے اقتدار کے لیے نہیں کی، اپنی ذات کے لیے نہیں کی، بلکہ اپنی ذات کو مصیبتوں مشکلوں میں ڈال کر وہ ایک سمت درست کرنے کے لیے کی ہے۔ اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں صحیح فیصلے کریں ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے۔ صحیح فیصلے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا آر ٹی ایس بٹھائیں گے تو ٹھیک بات ہے؟ کیا ہے صحیح فیصلے آپ کی نظر میں؟ آر ٹی ایس بٹھانا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ اپنے علاوہ پورے پاکستان کو جیل میں ڈال دینا صحیح فیصلہ ہے؟ مخالفین سے انتقام لینا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ کے اقتدار کو دوام دینا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ کے مخالفین کو مارنا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ اکانومی کی، پاکستان کی معیشت کی، غریبوں کی، ہر چیز کی آپ تباہی کریں، اس پہ خاموشی اختیار کرنا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ پاکستان کو پوری دنیا کے ممالک سے لڑا دیں اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اپنی نالائکی کی وجہ سے، اور اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلہ ہے؟ یا اگلے الیکشن کی جو آپ دھاندلی کا پروگرام بنا رہے تھے اور اس پہ جو آپ نے ادارے پہ جو خطرناک حملے کیے اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلہ ہے؟ اور وہ آئین کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ غلط فیصلہ ہے، عمران خان کا ساتھ دیں تو وہ صحیح فیصلہ ہے؟ جو سپہ سالار ہے پاکستان کی فوج کا، وہ جب آپ کی حکومت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو تب وہ عظیم سپہ سالار تھے، اور آج وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ آپ نے جو تباہی پاکستان کی ہے اس کا بوجھ انہوں نے اپنے سر سے اتار پھینکا، اور اگر ملک کی خاطر وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آج وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے۔ جب آپ نے آئین توڑا تو عدلیہ نے 12 بجے رات کو عدالت کھولی اور آپ کے خلاف فیصلہ آیا، آپ کی آئین شکنی کے خلاف فیصلہ آیا۔ اس وقت روز رونا دھونا کی عدالتیں اچھی ہیں، اچھی نہیں ہیں، 12 بجے میرے لیے کیوں کھلی، میں نے کیا کیا؟ بھئی آپ نے آئین توڑا تھا، اس کے جزا میں آپ کے گلے میں ہار ڈالنے نہیں بنتے۔ اور آج آپ ان سے کہہ رہے ہیں، ان کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں عدلیہ کو کہ میرا لانگ مارچ نہیں ہو پا رہا تو میری مدد کرو اور میرا لانگ مارچ کراؤ۔ میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے آئین کی، پاکستان کی سرحدوں کی رکھوالی ہیں، اور اگر آپ نے اپنی گندی سیاست کی خاطر، اپنی کرسی کی ہوس کی خاطر اگر آپ نے ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی یا آپ نے ان پر اٹیک کیا تو آپ کو سب سے پہلے ان محب وطن پاکستانیوں سے نپٹنا ہوگا، جو شہیدوں نے خون بہایا ہے، جو غازیوں نے خون بہایا ہے، پاکستان کے افواج کے بیٹوں نے خون بہایا ہے، اور جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں نے اپنا خون دیا، ہم اس کو تمہاری گندی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ تم اور اس سب میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے ایک چینل جس کا نام ARY ہے، جس نے عمران کی گندی سیاست کو، اداروں پر حملے کو، پاکستان پر حملے کو جس نے سپورٹ کیا،
جس نے اس انتشار میں اس کا ساتھ دیا, جس نے اس فتنہ پھیلانے میں اس کا ساتھ دیا, جس کے اینکرز اوپر سے لے کر نیچے تک سوائے ایک یا دو کے انہوں نے سیدھے حملے کیے ہیں اداروں کے اوپر, وہ ARY چینل بھی اتنا رسپانسبل ہے جتنا رسپانسبل عمران خان ہے. تو پاکستان کو اپنی صفوں میں کھڑے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے. اور آپ کے فتنے سے بچا کون ہے؟ مجھے صرف آپ یہ بات بتائیں کہ کوئی ایک ایسا شخص مجھے بتا دیں جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو, جس کے ساتھ عمران خان نے کوئی تعلق نبھایا ہو, جس کو عمران خان نے دھوکہ نہ دیا ہو. آپ ان کے والدین سے شروع ہو جائیں, ان کی بیویوں سے شروع ہو جائیں, ان کے بچوں سے شروع ہو جائیں, ان کے دوستوں سے شروع ہو جائیں, ان کے محسنوں سے شروع ہو جائیں, اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو جائیں, عدلیہ سے شروع ہو جائیں, ان کے کارکنوں پر بات آئے گی. کارکنوں کو بھی دھوکہ دے کر چلے گئے, اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر چلے گئے. وہ انتظار کرتے رہے یہ بنی گالہ گرفتاری کے ڈر سے اور رانا ثناء اللہ کے ڈر سے واپس بھاگ گئے. یہ کیسا انقلاب تھا جو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے گھروں سے نکلا ہی نہیں, دبک کے بیٹھا رہا. خوشی ہے مجھے کہ عوام نے اس فتنے اور فساد اور انتشار کو پہچان لیا. کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کے دھوکے سے محفوظ ہوگا, جس کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا. 35 پنکچر سے آپ شروع ہو جائیں, 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہوگی, 50 لاکھ گھروں کی بات ہوگی, 3 دن میں, 9 دن میں, 12 دن میں, 3 سال میں پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات ہوگی. لانگ مارچ, فیلڈ لانگ مارچ کی بات ہوگی کہ میرا جہاد ہے, میں نکل رہا ہوں. وہ لوگوں نے دیکھا وہ جہاد ہیلی کاپٹر میں لٹکا ہوا تھا اتنی دیر. تو کون ہے جو آپ کے دھوکے سے, آپ کے شر سے بچائے پاکستان کے اندر؟ کوئی نہیں ہے. اور اب آپ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر لیا, پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی طرف کر لیا, پاکستان کی جو ہے وہ سالمیت کی طرف کر لیا, پاکستان کی افواج کے اوپر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کر لیا. کل پڑھیں ذرا جو ڈسینٹ نوٹ آیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا, انہوں نے آپ کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے. وہ آپ کے خلاف, وہ ڈسینٹ نوٹ نہیں ہے, وہ آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ ہاں آپ نے عدالت عظمیٰ کی حکم عدولی کی, آپ نے اس کے آرڈرز کی وائلیشن کی, آپ خود جانتے بوجھتے آپ ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو پہنچنے کی ہدایات دیتے رہے مسلسل, میڈیا پہ سب دکھائے. اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ثبوت, ایمپل ایویڈنس موجود ہے کہ یہ سارا شر آپ کا پھیلایا ہوا ہے. اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنی ذہنی بیمار نے, کسی نے اپنا بدلہ جو ہے وہ اس طرح سے آگ لگا کر لیا ہو, پاکستان کو آگ لگا کر لیا ہو کہ میری حکومت نہیں ہے تو میرا گھر جل جائے گا, پاکستان کو آگ لگ جائے گی, اللہ نہ کرے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت نے یہ درخت جلائے ہوں, کسی نے گرین بیلٹس کو آگ لگائی ہو. اتنی تکلیف ہے آپ کو اقتدار کھو جانے کی. تو ہم نے تو کئی دفعہ اقتدار کھویا, اللہ تعالیٰ کے عوام نے پھر اقتدار دیا. آپ کی کیا سیاسی جدوجہد ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں سیاست کہتے کس کو ہے, جدوجہد کہتے کس کو ہے. آپ کی ساری سیاست تخریب کاری ہے, اور اس تخریب کاری کا راستہ پوری قوم کو مل کر روکنا ہوگا, ورنہ یہ تخریب کاری پاکستان کو خدا نخواستہ خراب اور تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی. جو شخص اقتدار میں رہتے ہوئے پاکستان کی تباہی تھا, بربادی تھا, اور اچانک آج ان کو یاد آ گیا, 4 سال کے بعد نیند کھل گئی, 4 سال کے بعد اچانک ہوش آ گیا کہ جی ڈالر اوپر چلا گیا ہے, آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. یہ وہی شخص ہے جس کے پاس اقتدار تھا, کرسی تھی, طاقت تھی, 1 پیج کی طاقت تھی, ہر ادارہ اس کے ساتھ کھڑا تھا. اس کو کسی سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں سو موٹو نوٹس نہیں لیا, اس کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا. اس کے پاس فل اتھارٹی بھی تھی, اختیار بھی تھا, وقت بھی تھا, اور وہ پیس آف مائنڈ بھی تھا کہ اگر یہ چاہتا تو قوم کی تقدیر بدل سکتا تھا. لیکن اس وقت کیا بات ہوتی تھی؟ ڈالر ایک یہ واحد شخص ہے 75 سال میں جس اکیلے کے 3.5 سال میں ڈالر جو ہے وہ 80 روپے تک پہنچ گیا.
यानी कि 80 रुपए उसकी कीमत बढ़ गई और रुपए की कीमत गिर गई। और आज आपको रुपए की कीमत याद आ रही है कि जब रुपए की कीमत बढ़ती है तो महंगाई होती है, पाकिस्तान तबाह होता है। और अपने दौर हुकूमत में जब आप इख्तियार में थे, इक्तदार में थे, उस वक्त आप क्या कहते थे कि ओहो मैं तो सुबह बनी गाला में सो के उठा तो मुझे पता चला, टीवी से पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ गई। उस वक्त आप कहते थे कि मैं यहाँ पर आलू प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आया। तो आज आपको अचानक आलू प्याज टमाटर के रेट याद आ गए, आज आपको लोड शेडिंग याद आ गई है। तो कौम को ये बताओ कि लोड शेडिंग आज तुम्हारी वजह से। पीएमएलएन वो हुकूमत है जिसने 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला की फजलो करम से 2-3 साल में जीरो लोड शेडिंग पे ले आई, नए मंसूबे लगाए। लोगों को बताओ कि वो जो हाइडल पे और कोयले से चलने वाले पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल है उनसे चलने वाले जितने सीपेक के प्रोजेक्ट से 3000 मेगावाट्स के, वो तुमने बंद कर दिए क्योंकि तुम्हें किसी के कहने पे सीपेक के प्रोजेक्ट्स को तुम्हें बंद करना था, तुम किसी एजेंडा पे थे। और उसके बाद तुमने टाइम पर एलएनजी नहीं मंगवाई, तुमने आईपीपीस को पेमेंट्स नहीं की, जिसके वजह से आज पाकिस्तान में इतनी बुरी लोड शेडिंग है। हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको वक्त लगेगा। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, वो सारे पैसे जो है ना वो फरागोगी से जो बनी गाला तक सीधी माल गाड़ी चलती थी ना, उसके बंद होने की तकलीफ है आज इमरान खान को, कि वो जो मुफ्त की पैसा लगा हुआ था वो बंद हो गया। आज इक्तदार जाने की तकलीफ है आपको। तो ये जो लंबी लंबे प्रेसेस आप करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तकरीरें करते हैं जिसमें आवाम के अचानक मसाइल आपको याद आ गए, उनकी निशानदेही करते हैं, तो उसकी आखिर में ये भी बताया करें लोगों को कि इन तमाम मसाइल का जो जड़ है उसका नाम है इमरान खान। ये तमाम मसाइल जिनका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ इन सब का जिम्मेदार है इमरान खान, वो भी बताया करे जरा लोगों को। तो मैं मीडिया से ये गुजारिश करती हूँ कि ये अब इस्टेब्लिश अगर चीज़ हो गई है कि ये शख्स फितना चाहता है, शर फैलाना चाहता है, अगर ये शख्स फसाद चाहता है, इंतशार चाहता है, इसके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हुए, लोगों के बच्चे मरवा रहे, अपने बच्चे बाहर बैठे हुए। या तो कहो लोगों को कहता है तुम्हारे बच्चे बाहर हैं, इसके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताओ कि लोगों के बच्चे बाहर हैं तो इसके बच्चे क्या फैसलाबाद में या मियाँ वाली में फसलें लगा रहे हैं? इसके लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोगों को ये फसाद के नाम पर जहाद का सबक दे रहे हैं और अपने बच्चे बाहर बिठा के रखे हुए हैं। लोगों के बच्चे फालतू आए हुए हैं, अवाम के बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं, उनके कोई माँ बाप नहीं है, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तो नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं डेथ सेल में रह के आई हूँ, मैं अडियाला जेल में रह के आई हूँ, मैंने 4 साल 5 साल इमरान के इक्तदार का इसके इंतकाम का सामना किया। लाओ अपने बच्चे जरा, तुम्हें तो अभी हाथ भी नहीं लगे, अभी तो कानून हरकत में नहीं आया तुम्हारे, तुम तो अभी तक लाडले हो। तो मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूंगी कि खुदारा एक ज़हनी मरीज, नफ्सियाती मरीज के जो तकरीरें हैं, पाकिस्तानी कौम को जो डिवाइड करने की कोशिश है, एनार्की फैलाने की कोशिश है, इंतशार फैलाने की कोशिश है, फितना फैलाने की कोशिश है, बराए मेहरबानी उन तकरीरों को दिखाने से इज्तनाब करें। और फिर मैं पाकिस्तान के तमाम दानिश्वरों को, ओपिनियन मेकर्स को, ओपिनियन लीडर्स को, ख़वातीन को, हजरात को, इंटेलेक्चुअल्स को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ये बात आज कहना चाहती हूँ, स्पेशली पाकिस्तान की यंगर जनरेशन को, चाहे वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों या वो किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर्स हों। मेरे साथ खड़े मत हों, किसी सियासी जमात के साथ खड़े मत हों। खुदारा पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, भले मेरी सपोर्ट ना करें, गवर्नमेंट की सपोर्ट ना करें, पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। ये मौका है कि हम सबको अपने मुल्क को बचाना है इस फितने से, इस शर से। और अगर खुदा न खास्ता हमने ये मौका लूज कर दिया तो मुश्किलात हो जाएंगी फिर। जी, नैब के चेयरमैन की मुद्दत खत्म हो रही है और पहले भी आपने नैब का चेयरमैन लगाया था और बाद में आप बहुत पछताते रहे, तो इस बार क्या एहतियाती तदाबीर करेंगी नए नैब के चेयरमैन की तकरीर? देखिए मैं तो नहीं पछताई, जिसने जुल्म किया पछता तो वो रहा है। आज उनको अपनी फेस सेविंग की फिक्र है, उनको सेफ एग्जिट की फिक्र है, मुझे तो कोई फिक्र नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये जितना इन्होंने 4 साल में अपने आप को एक्सपोज किया और 4 साल में इक़्तिदार से निकलने के बाद जितना इमरान खान को बोलने का मौका मिला है, कौम को पता चल गया है कि इसके दिल में और इसकी ज़बान पे क्या गलाजत है। हाथ में तस्बीह है, मुंह में गलाजत है।
मुंह खोलता है तो गलाजत टपकती है। तो जो इमरान खान ने जिसको मोहरा बना के यूज़ किया अपने सियासी मुखालिफिन के लिए, पछताना उनको चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं पछता रही, मैं तो अल्लाह ताला के फजल करम से सुरखरू होकर आपके सामने खड़ी हूँ। 4 साल से मैं इस अदालत में आ रही, मुझे कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक अल्लाह ताला का शुक्र है कि पहचान हो गई गलत और सही की। जी मैम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि उन्हें आईएसआई के लोगों ने मिलकर कहा कि इस तरह के फैसले दें, इस तरह के फैसले दें, और पहली दफ़ा हिस्ट्री में किसी जज को समरी ट्रायल के जरिए घर भेज दिया गया। मैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब मुझे पता है, उनकी अपील में अब हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ क्योंकि वो पेश होगी, तो अब मौजूदा हुकूमत क्या उनके खिलाफ वहाँ अटॉर्नी जनरल को पेश करेगी? मैं हुकूमत से ज़रूर बात करूंगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ देने से इज्जत बढ़ती है, इज्जत में कमी नहीं आती। इंसाफ ना देने से इज्जत में कमी आती है। जी ये बताइएगा कि आपने खबर दी है और ये इत्तलात मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ में डिफेक्शन आने वाला है। जो पहले किस्त थी, मैंने आपकी ट्वीट पढ़ी थी आज। मार्च से पहले डिफेक्शन आने वाला है, इत्तलात है मौजूद है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जमात के साथ तो पीटीआई के जो बड़े नाम हैं, जो नाम बड़े हैं इस वक्त, वो राब्ते में है, हाँ या ना में तस्दीक कर सकती है? जी राब्ते में हैं। मैं गलत बयानी नहीं कर सकती। बहुत बड़ी तादाद राब्तों में, स्पेशली लोग इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते और वो समझते हैं कि ये मैं आपको कोट अनकोट बता रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान के झूठे ख़त वाले बयानिए ने, पहले इमरान खान की नालायकी ने, नाअहली ने जो मईशत का हाल किया, उससे हमारी तबाही हुई। उसके बाद जब हम हुकूमत से निकले तो जो इसने झूठे ख़त का, इंटरनेशनल साजिश का ये बयानिया बनाया, उससे जो जमात को नुकसान हुआ, उससे जो हमें सियासी नुकसान हुआ, उसके वजह से हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। और इस ताबूत में आखिरी कील जो है वो कल इमरान खान साहब ने खुद ठोंक दी है, जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 3 टुकड़े कहकर हमला किया, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात की, जब उन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया। तो इस पाकिस्तान दुश्मनी के साथ ना कोई खड़ा होगा, ना खड़ा होना चाहिए। ये इमरान खान का ज़ाती बोझ है, ये उसका ज़ाती गंद है। इसको किसी को भी, चाहे वो तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो, अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इससे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, बल्कि इस किस्म की सियासत को हमेशा के लिए खैराबाद कहना चाहिए। मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसका नोटिस लें, सख्ती से नोटिस लें, और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। इस किस्म का जो तखरीबकार है, अगर उसको बोलने की आज़ादी होगी तो वो इस मुल्क में नफरत के बीज बोएगा। जिसका जो मुल्क हमारा है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, मैंने यहाँ पर रहना है, आप सब ने यहाँ पे रहना है, आप सब ने अपने बच्चों को यहाँ रखना है। तो इस मुल्क की जो जिम्मेदारी है वो हम सब के ऊपर है। जी बस। नैब का चेयरमैन कैसा होना चाहिए? नैब का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमें किसी से इंतकाम नहीं लेना, हमने किसी के ऊपर झूठे केसेस नहीं बनाने, हमने किसी को सिर्फ इसलिए उठाकर बंद नहीं करना कि वो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे कर रहा है, जुलूस कर रहा है, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, मेरी नालायकी और नाकामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। नैब का चेयरमैन एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जो मेरिट पे फैसला करे। अगर केस में दम है, वो कहते हैं ना कि जो पहले कहते थे हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो उल्टा था, वो फेस देखते थे, केस नहीं देखते थे। तो अब हमें एक ऐसा नैब का चेयरमैन चाहिए जो फेस ना देखे, केस देखे। और अगर केस में दम है, अगर करप्शन की है, अगर फराह गोगी ने मुल्क को लूटा है और उसका सारा माल जो है वो पिंकी पीरनी को पहुंचाया है, तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। ये कौम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। बहुत शुक्रिया।